वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। थैंक यू प्रियांक जी, फाइनली मैं आपके पास वापस से पहुंच पाई हूँ, क्योंकि मैं ऑडियंस से भी बताना चाहूँगी कि ये हमारे सबसे पहले गेस्ट थे। इन्हें हमें सामने सबसे पहले कवर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से वो एपिसोड आज तक हमारा लॉन्च नहीं हो पाया। तो आज हम दूसरी बार हमारा पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। कहानी भी बदल गई मुझे लगता है उसके बाद से, इतने वक्त में कई सारी। अब तो बहुत कहानी किस्से सब बदल गए और अब मेरे पास सवाल भी नए हैं आपके लिए। तो मेरा सबसे पहले तो अभी भी सेम सवाल है आपसे कि नुक्कड़ के पीछे का लॉजिक क्या था आपका? मुझे लगता है बड़ा बेसिक सा लॉजिक था। एक तो मैं हर बार हालांकि ये कहानी दर्जों बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पैशन प्रोजेक्ट जिस तरीके से काम करता है कि भाई हमें लगता था कि चीज़ की जानी चाहिए, इसलिए हमने इसको किया। और PWDs या पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेके जो जनरल एक डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, या डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे लगता है जो इनविजिबिलिटी है उनको देखते हैं और कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग, तो वो मिथ मुझे एक डिबंक करना था कि यार पोटेंशियल है और कैलिबर की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। उस इंटेंट से प्राइमरली हमने नुक्कड़ को शुरू किया था। तो 3 इंटेंट थे, जैसा मैं शुरू में भी कह चुका था कि एक तो एम्प्लॉय करना था डायरेक्टली जो PWDs थे उनको, दूसरा यूथ को, जो हमारे बीच के जनरली जिस तरीके के यूथ होते हैं उनको एक मोटिव देना था कि इस तरीके से भी चीज़ें काम कर सकती है, और तीसरा इस पूरे मॉडल को प्रॉफिट मेकिंग या सस्टेनेबल बनाना था। इसलिए कैफ़े के कॉन्सेप्ट में हमने इसको प्रपोज किया था। तो 2013 से जो जर्नी शुरू हुई, जिसका प्राइमरी इंटेंट हम जिन 3 पर्पसेस की बात कर रहे हैं उनके अराउंड काम करना, और वो हम लोग आज तक डिलीवर कर रहे हैं। ओके, जब आपने नुक्कड़ डिसाइड किया तो आपको डिसेबल्ड का ही क्यों ध्यान आया? मतलब क्यों आपने ऐसे लोगों को चुनना पसंद किया जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या फिर LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनसे लोग जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते? तो आपने इन्हीं कम्युनिटीज़ को क्यों सेलेक्ट किया? इसी सवाल की वजह से, जो ये सवाल है ना कि इनसे लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते, तो मेरे पास भी वो सवाल था कि यार क्यों, दिक्कत क्या है। हमने अक्सर देखा हुआ, आपने देखे हुए, ऐसा नहीं कि ये लोग कभी देखे नहीं आपको काम करते हुए। शादियों में आपने देखे होंगे ट्रांस वगैरह बहुत मेहनत से काम करते हुए दिख जाते हैं, या आपने डेफ वगैरह को कहीं किसी मैकेनिक के यहाँ काम करते हुए देखा होगा। परेशानी बस ये थी कि हमारा इनसे इंटरेक्शन नहीं होता था। हमने इनको काम करते हुए देखा और हमको लगता था ये दूसरी दुनिया के लोग हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, हमारा अपना काम चल रहा है। लेकिन जो पोटेंशियल, जो कैलिबर, जो इनका एटीट्यूड था, मुझे लगता था कि हम जब तक रूबरू नहीं हो पाएंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा। और नुक्कड़ प्राइमरी इसी इंटेंट से शुरू हुआ था। मुझे लगता है कि हमारा डे 1 से ये पर्पस था कि हम मेन स्ट्रीम करने की कोशिश ही कर रहे हैं इस कम्युनिटी के लोगों को, और इसी पर्पस से कैफ़े लाया गया। नहीं तो आई कुड हैव ओपन अप एनीथिंग, मैं लॉजिस्टिक कंपनी खोल लेता, कुछ भी कर लेता, लेकिन कैफ़े डाला इसलिए गया क्योंकि मुझे पता था कि कैफ़े में यूथ विजिट करता है अपनी खुशी से, एम्बियंस एंजॉय करने, लेजर एक्टिविटी एंजॉय करने के लिए। और वहाँ पे जब आप इस तरीके के बच्चों को मेन स्ट्रीम करने के लिए प्रेजेंट करते हैं, तो जो संवाद हो पाता है दो लोगों का बीच में, तो वो स्पेस में फिलअप करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे ना, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि ट्रांसजेंडर की जिंदगी के चैलेंजेस क्या हैं। कैसा होता है एडोलसेंट एज में घर से बाहर निकाल दिया जाना, कैसा होता है पेरेंट्स का एक्सेप्ट ना करना आपको, आपका अपना परिवार आपको अपना नाम नहीं देता है, कैसा होता है जब पूरी दुनिया आपकी भाषा नहीं समझ पाती है, कोई नहीं जानता साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना क्या होता है। तो एक ऐसी सोसाइटी जो आपके हिसाब से डिजाइन नहीं है, उस सोसाइटी में सडनली अकेला महसूस करना, तो वो पर्पस ये था कि आप जब इनके बारे में जाने, इनसे मिलें, इनकी कहानी सुन पाएं, तो आपका पर्पस, नजरिया इनके बारे में बदले। और उसी इंटेंट से मुझे लगता है हम लोग आज तक यहाँ पर इसको लेके आ पाए हैं। और मुझे जहाँ तक मैंने नुक्कड़ जितनी बार विजिट किया है, तो ऑडियंस का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है इन सब चीज़ों को लेके ऑलवेज। और मुझे लगता है कि इंटेंटफुली ऐसा डिज़ाइंड है, क्योंकि ये तो बहुत लॉजिकल चीज़ है कि हम इसको चैरिटी ड्रिवन इनिशिएटिव तो मानते नहीं है, ना तो ये कोई NGO है, ना कोई इस तरीके का फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड है। हमारी कोशिश ये थी कि आप नुक्कड़ आएंगे तो नुक्कड़ की अपनी काबिलियत की वजह से आइए कि आपको अच्छा लगता है, आप फूड एंजॉय करते हैं, एम्बियंस एंजॉय करते हैं, वर्कशॉप्स एंजॉय करते हैं, इसलिए आप नुक्कड़ आते हैं। ये जो टीम यहाँ पे काम करे, ये सोने पे सुहागा है। मतलब ये आप इनको देखने या इनका एक्सपीरियंस एंजॉय करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनका वहाँ पे होना अपने आप में एक स्टैब्लिशमेंट है कि भाई ये कम्युनिटी भी थ्राइव कर सकती है। पर्पस वही रहा था। आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है ना, तो बीइंग इंजीनियर फिर आप हॉस्पिटैलिटी में कैसे आए? मतलब आपको क्यों लगा कि मुझे इंजीनियर होके भी ये नहीं करना है और ये करना चाहिए? देखो, मुझे लगता है जब मैंने अपना जॉब क्विट किया था ना, तो मुझे इस बात की ज़्यादा सर्टेनिटी थी कि मुझे ये जॉब नहीं करना है। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं कैफ़े खोल पाऊंगा, नहीं खोल पाऊंगा, चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन मैं जिस जॉब में था, जिस IT कंपनी में मैं काम कर रहा था, जो मेरा रूटीन था, ओवरऑल जो शेड्यूल मैं फॉलो करता था, वहाँ पे मेरे बड़ा कनेक्शन महसूस नहीं होता था। और इंस्टेड जब भी मैं 2-3 घंटे के लिए वॉलंटरी करने के लिए किसी NGO वगैरह में जाता था, तो वो मेरे को बड़ी एक सेटिस्फाइड फीलिंग आती थी। तो ये तो क्लियर हो चुका था कि मैं शायद ये जॉब तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। क्या इसके बाद मैं कैफ़े खोलूँगा, कुछ और करूँगा, वो सर्टेन नहीं था। ये सब तो मुझे लगता है इत्तेफाकन एक के बाद एक सिस्टमेटिकली चीज़ें होती गई हैं।
और ये तो नसीब की बात है कि 11 सालों की मेहनत अल्टीमेटली लोगों ने स्वीकार करी और यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। नहीं तो एक बंदा जिसके पूरे खानदान में किसी ने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, मुझे लगता है कि हम लोग सारे लोग, परिवार के लोग सरकारी नौकरी में रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सारे लोग। मैं परिवार का पहला बंदा था जिसने डिसाइड किया कि वो सरकारी नौकरी नहीं करेगा, प्राइवेट नौकरी नहीं करेगा, बिजनेस करेगा। तो वो एक अप्रोच लाना, वो एक एटीट्यूड शिफ्ट लाना जिसमें आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, पहली बार, और हॉस्पिटैलिटी जो इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाली स्पेस है, जहाँ इतना डिमांडिंग सर्विस इंडस्ट्री, आप जानते हैं कितनी डिमांडिंग इंडस्ट्री है, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा हसल था शुरुआत में, और मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन टीम वैसी मिली, लोग वैसे मिले जिनकी वजह से सब कुछ संभव हो पाया। तो अदरवाइज तो आई वाज नॉट होपफुल मैं इसको यहाँ तक ला पाऊंगा। आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है, क्या रोल प्ले किया है उन्होंने अब तक की जर्नी में आपसे, इनिशियली जब आपने ये कॉन्सेप्ट बट ऑफ कोर्स घर पे डिस्कस किया होगा या बताया होगा, तो फिर क्या था? में तो मुझे लगता है डिनायल था, और एक बड़ा क्लियर स्पष्ट डिनायल था कि ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बढ़िया पीएससी वगैरह की तैयारी करो, जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करो। और मुझे लगता है लेकिन जो एक चीज़ पेरेंट्स ने मुझे दी जिस वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, वो है एक कंसेंट। उनका हमेशा ये कहना है कि आपको जो चीज़ खुशी महसूस कराती है वो आप करके देख लो, और आपको लगेगा कि आप उसको आगे नहीं कर पा रहे हो, आपको लगेगा कि अब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तब आप फिर आ जाना, तो ये आप स्पेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस जब कोई आपको देता है ना कि मैं अपने पेरेंट्स के ट्रस्ट के बूते कि यार जी मैं कर सकता हूँ, एक बार अटेम्प्ट करके देखता हूँ, तो वो मुझे लगता है एक कंसेंटफुल हाँ जो पेरेंट्स ने दी है मुझे, वो मुझे यहाँ तक लाने में काफ़ी मददगार रही है। ओके, तो जैसे आपके यहाँ पे स्पेशल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, तो आप उनके साथ मतलब इनिशियली क्या आपको कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ी उनके साथ डील करने के लिए, या फिर आपको गो विद द फ्लो सब समझ आने लग गया? ट्रेनिंग लेनी पड़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रेन किया मैंने खुद को। मुझे लगता है कि वो जितने भी ट्यूटोरियल्स हो सकते थे, यूट्यूब के वीडियोस आप बोल लीजिए, या किताबें जो आती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का मीडियम ही साइन लैंग्वेज थी। नहीं तो मैं भी पहले तो इनिशियली मैंने कोशिश की कि भी पेपर में लिख के बातचीत करूँ, लेकिन क्योंकि ऑपरेशंस में लगातार पेपर में लिख के बातचीत करना संभव नहीं हो पाता था, तो मेरे लिए ज़रूरी भी था, और उस पूरे मॉडल को रन करने के लिए एसेंशियल था कि मैं उस चीज़ को सीखूँ। तो साइन लैंग्वेज कुछ तो मेरे स्टाफ ने मुझे सिखाई, जो इनिशियल डेज के नीलेश, जो मेरा सबसे पहला स्टाफ था डेफ कम्युनिटी का, उसने साइन लैंग्वेज मुझे काफ़ी ट्रेन की। मैंने हॉस्पिटैलिटी के बेसिक्स उसको बताए। तो मुझे लगता है लर्न करना तो एक बेसिक नीड हो गई थी बिजनेस के लिए कि साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और फिर उस लर्निंग ने मुझे इतना एम्पावर किया कि मैंने इसको एक कस्टम बना दिया कि नुक्कड़ में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को, डिस्पाइट ऑफ कि वो डेफ है या नहीं है, उसको साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि नुक्कड़ में ग्रो करने का वही एसेंशियल टूल है कि आप जितनी बेहतर साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे उतना ऑपरेशन स्मूथ हो जाएगा। तो वो अलग अलग तौर तरीकों से, कभी यूट्यूब के वीडियोस के जरिए, कभी लोगों से बेहतर कम्युनिकेट करके मैंने साइन लैंग्वेज सीखी थी, जो कि जरूरत थी, उस वक्त की जरूरत थी। फिर ग्रेजुअली मतलब मुझे लग सकता है कि मैं जो मुझे लगता है मैं हर बार इस बात को कोट भी करता हूँ कि मैंने इसको सिर्फ इसलिए नहीं सीखा कि काम की भाषा थी ये, मुझे कम्युनिकेट करना था अपनी टीम से, मुझे अपनी वैल्यू, वो सिस्टम जिन पे मेरा बिलीफ था वो इन तक पहुंचाना था, वो बेहद जरूरी चीज थी, और वो मैं बिना उनकी भाषा को जाने उन तक पहुंचा नहीं सकता था। या तो मैं सिर्फ हमेशा काम की बात करता, हाँ लेट क्यों आ गए, टाइम पे क्यों नहीं जाते हो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, लेकिन मुझे जाना था कि उनके परिवार में क्या चल रहा है, मुझे जाना था कि उनकी कहानी क्या है, मुझे जाना था कि उनके सपने क्या हैं, मुझे अपने चैलेंजेस उनको बताने थे। इस सब के लिए कॉमन भाषा का बनना जरूरी था, इसलिए साइन लैंग्वेज सीखना और उस पर उनसे कम्युनिकेट करना मैंने ज़रूरी समझा और मैंने किया भी उसको। और ये तो आपका पार्ट था, उनका पार्ट वो कैसे डील कर पा रहे थे आपकी मैनेजमेंट सिस्टम से, आपकी हॉस्पिटैलिटी से, मतलब वो किस तरह से इन सब चीज़ों में अपने आप को ढाल पाए आपको? मतलब मुझे लगता है शिवांगी, जब भी एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी के मेंबर को आप जब भी कभी मौका देते हैं, पहली बार मान लीजिए एक डेफ बच्चे को आपने मौका दिया हो, तो वो मेरा मानना है कि अपनी तरफ से 200% एफर्ट डालने की कोशिश करता है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो फिटिंग है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। उसको ये मौका सिर्फ उसकी चैरिटी दिखाते हुए, उसकी मजबूरी की वजह से नहीं दिया गया, वो डिजर्विंग बंदा है इसलिए उसको जॉब दिया गया है। तो वो जो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, तो वो गलतियां कम से कम हो इसकी गुंजाइश वो लोग लगातार मेंटेन करते हैं। वो अपना एफर्ट डालेंगे, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, लगातार अपने आप को इंप्रूव करते जाएंगे। तो मुझे लगता है ये मैं हर बार बोलता भी हूँ कि डाइवर्सिटी या इंक्लूजन की जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं ना, ये जब प्रैक्टिस जब आप इस्तेमाल होते हुए देखते हैं ना, तो उनकी तरफ से 200% एफर्ट डालते हुए देखेंगे आप हमेशा। आपको कभी नहीं लगेगा कि वो काम चोरी कर रहे हैं या लालीपना दिखा रहे हैं या काम में उनका मन नहीं है। वो प्रूव करते हैं कि ये जॉब उनको उनकी मेहनत, उनको उनकी लगन की वजह से मिल रही, ना कि किसी इस बात पे कि वो डेफ कम्युनिटी से आता है, ट्रांस कम्युनिटी से आता है। ओके, आपके कैफे में बोल दो और चाय और बातचीत जैसे इनिशिएटिव काफ़ी पॉपुलर हैं, तो इनको स्टार्ट करने का आइडिया मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट हैज़ मेड नुक्कड़ व्हाट इट इज़ टुडे। ये सारे इनिशिएटिव, ये सारी वर्कशॉप, ये सारे कम्युनिटी नेटवर्क जो हमने उनको बिल्टअप किए हुए हैं, हर चीज़ को लेके, जैसे बोल दो का आप जिक्र कर रहे हैं, बोल दो मेंटल हेल्थ को लेके शुरू किया गया इनिशिएटिव है। चाय और बातचीत समाज के उन प्रभावशाली लोगों से बातचीत है जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, जिनसे लर्निंग हम लोग सीख सकते हैं।
और ऐसे दीगर और ढेर सारे इनिशिएटिव, चाहे आप टी एंड टोन्स की बातचीत करें, डिजिटल डिटॉक्स की बातचीत करें, तो दर्जनों इनिशिएटिव जो नुक्कड़ ने लिए हैं, उनको लेने के पीछे पर्पस ये था कि नुक्कड़ महज एक खाने पीने का ठिकाना नहीं बन के अपने आप को साबित करना चाहता कि आप नुक्कड़ आते हैं, पिज़्ज़ा खाते हो, चले जाते हैं। हमने हमेशा कोशिश की कि आपको नुक्कड़ आने की एक दीगर वजह हमेशा मिलनी चाहिए। तो जितनी भी कमिटीज हमने बिल्टअप की हैं, जितने भी इनिशिएटिव हमने लिए, इसी चीज़ को साबित करने के लिए कि एक स्पेस जहाँ पे आपके सपनों को जगह मिलती है, जहाँ आपकी आवाज़ को जगह मिलती है, तो एक थ्राइविंग कम्युनिटी स्पेस कैसी होनी चाहिए, उसकी बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने लिव ऑन करने की कोशिश की है। हर सक्सेसफुल आइडिया के पीछे एक डाउट रहता है ना, कभी भी कुछ भी स्टार्ट करते तो हम उसका प्लस माइनस दोनों देख के चलते हैं। तो आपको कभी ऐसा कुछ लगा कि ये चीज़ स्टार्ट करने के पीछे ये चीज़ हो सकता है ना हो, या किसी तरीके का कोई लॉस कभी आपको कभी ऐसा फील हुआ, कोई नेगेटिव? यार मुझे लगता है फेलियर वाज नॉट, मेरे अंदर कभी डाउट नहीं था फेलियर को लेके, और डे वन पे भी नहीं था। मतलब मुझे जब मैंने शुरू कर रहा था, जब इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं था, अब तो मुझे 10 साल का तजुर्बा हो गया है, अब तो मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। लेकिन जब डे वन में हमने नुक्कड़ की शुरुआत की थी, तब भी आई वाज़न्ट डाउटफुल, क्योंकि आई हैड नो प्लान बी कि ये नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगा। मुझे पता था यही ही सस्टेन करेगा, यही सक्सेसफुल होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट था मुझे कि मैं जो ऑफर कर रहा हूँ उसके पीछे नियत क्लियर है, इंटेंट क्लियर है, एफर्ट और मेहनत बराबर की जा रही है। और मुझे लगता है जब सारे एलिमेंट सही दिशा में काम करते हैं तो फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये डाउट तो नहीं था, और मुझे लगता है हमने कोई कसर भी नहीं छोड़ी कि जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हमने ये चीज़ ट्राई नहीं की इसलिए हम लोग फेल हो गए। तो वो कॉन्फिडेंट हमेशा था कि हम लोग, जो कॉन्फिडेंस था कि जो चीज़ हम लोग ऑफर कर रहे हैं एक तो अपने आप में अनोखी है और ज़रूरी है। मतलब आप सोचिए ना, समाज में करीब 1.5 करोड़ के आसपास पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट हैं। नुक्कड़ जैसे दर्जनों आइडिया भी आ जाएंगे तभी वो स्पेस पूरी नहीं कर पाएंगे, वो नीड तो हमेशा बनी रह जाएगी। तो क्या इन चीज़ों का होना ही नहीं चाहिए? क्या ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं? मुझे लगता है हमेशा ज़रूरत है, और हम तो वो इंस्पिरेशनल प्लेस ही बनना चाहते हैं। इसको देख के आप जैसे लोग, कोई भी लोग इंस्पायर हो कि यार ये अगर चीज़ काम कर जा रही है, हम भी अपने स्पेस में इनको रख के देखते हैं। तो वो पर्पस ही मेन था। हमारी पूरी कोशिश एक एक्सपेरिमेंट को सामने लाना था कि ये चीज़ें काम करती है और आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वही हमने किया। क्योंकि आपकी इतनी स्पेशल कम्युनिटी, आपकी टीम आपके साथ काम करती है, तो कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा टची लगा हो, बहुत ज़्यादा मन को छू गया हो, या ऐसा कभी किसी स्टाफ के साथ का कुछ इंसिडेंट्स या फिर कुछ ऐसा रहा है? हाँ, मैं जब भी इस सवाल को मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, मुझे ना एक इंसिडेंट याद आता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर आप लोगों को तो नेशनल अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, ये तो आप लोगों की ज़िंदगी का बड़ा अकम्पलिशमेंट होगा। मैंने कहा हाँ यार, मतलब एक आइडिया के रिकॉग्निशन का तो बहुत बड़ा पैरामीटर है, उसके लिए हमको बहुत प्राइड भी महसूस होती है कि हम लोगों ने नेशनल अवार्ड जीता, प्रेसिडेंट से मिलकर आए, ये सब किया। लेकिन मुझे पता है ज़्यादा बड़ी खुशी, आई एम नॉट बोस्टिंग इट, या मैं कोई बड़ा इसको एग्जैगरेट करके नहीं बता रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि जिस सिंगल डे में मेरे पास 3 खबरें आई थी कि मेरे एक डेफ एम्प्लॉय ने एक नई गाड़ी खरीदी थी, मेरे एक डेफ एम्प्लॉय को एक बेटा हुआ था, और मेरे एक डेफ एम्प्लॉय ने अपना मकान खरीदा था। तो ये सारी तीनों खबरें मेरे पास एक ही दिन में आई थी। मुझे लगता है ये जो अकम्पलिशमेंट मेरे पास आया था ना, कि वो कम्युनिटी जिसको, जब इन्हीं में से एक बच्चा दीनदयाल साहू जिसका मैं जिक्र करूंगा, जब उसके पेरेंट्स पहली बार नुक्कड़ में उसको लेके आए थे, तो वो बड़े कि हमारा बच्चा आप केयर कीजिएगा, इसके लिए तो हमने कुछ सोच नहीं पाए थे, आप देखिएगा, इसको संभाल के रखिएगा। उस वक्त वो परिवार के लिए जिम्मेदारी था। वही बच्चा आज जब शादी करके किसी बच्चे का बाप बनता है, बाइक खरीदता है, या उसके आसपास ग्रोथ होती हुई दिखती है, तो वो परिवार के लिए अब लायबिलिटी ना बन के एक प्रॉपर असेट हो जाता है। तो मुझे लगता है ये अकम्पलिशमेंट अगर नुक्कड़ के खाते में आता है ना, तो इसको मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि मेरा कोई भी, मेरे साथ का काम करने वाला कोई भी टीममेट आज उस पोजीशन पे पहुंच गया है कि परिवार उसको एक जिम्मेदारी नहीं मानता, परिवार उसको अपनी एक उपलब्धि मानता है। तो ये मुझे, मेरा लगता है कि अब तक के हासिल, सारे हासिलों की अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा हासिल यही है कि मेरी टीम जब थ्राइव करती है तो नुक्कड़ को लगता है कि उसने कुछ हासिल किया हुआ है। क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है और आप काफ़ी बिजी रहते हैं, और आपके पास बातें भी हर तरह की रहती हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कभी कमी होती होगी, बट फिर भी क्योंकि मैं अपने हर गेस्ट से ये पूछती हूँ कि आपको भी कभी लो फील होता है? हमेशा होता है। तो मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, और ये मोमेंटरी भी हो सकता है, कभी कभी लास्टिंग भी होते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस की, क्योंकि हम तो देख ही रहे ना, सोसाइटी में आप रहते हैं, हम रहते हैं, हमारे पास भी चैलेंजेस होते हैं, आपके भी चैलेंजेस हो जाते हैं। तो लो मोमेंट्स तो डेफिनेटली आते ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कभी कभी वो बिजनेस रिलेटेड हो जाएंगे, कभी कभी पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो जाते हैं, और वो डाउन मोमेंट्स आती हैं। मतलब इसमें कोई डिनाइल नहीं कि ऐसे मोमेंट्स आते हैं। तो आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन से कोप अप कैसे करते हैं फिर? सबसे पहले तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि दिस इज़ ओके, फीलिंग डाउन इज़ ओके, फीलिंग लो इज़ ओके, डिसअपॉइंटमेंट होना और ये महसूस करना कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, ओके है। उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अपनी उन ब्लेसिंग्स को काउंट करता हूँ जो मेरे हिस्से में हैं।
मतलब सारे डिसअपॉइंटमेंट के अलावा अगर पिछले 11 सालों में नुक्कड़ ने एक मुकाम हासिल किया है, अगर मेरी एक आइडेंटिटी बन पाई है और अगर मेरे साथ में 80 लोग हैं जो लगातार ग्रो कर रहे हैं, तो उस अकम्पलिशमेंट के आगे मुझे लगता है कि जितनी परेशानियाँ आ रही हैं वो एक लेवल तक छोटी ही है। टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि बस पॉजिटिव ख्याल ले आया और हमने अपने आप को रिकवर कर लिया, टाइम लगता है। ये सुनने में बड़ी फिल्मी बातें लगेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उन ब्लेसिंग्स की कीमत ना हमेशा इन डिसअपॉइंटमेंट से ज़्यादा होती है। तो वो एक्सेप्टेंस लेने के बाद में उन चीज़ों को काउंट करता हूँ, उन चीज़ों की तरफ देखता हूँ जिन्होंने मुझे कभी ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन दिया था, और इवेंचुअली फिर मैं ग्रेजुअली बाहर आ पाता हूँ इस तरीके के हालात से। ओके, तो अब हम थोड़ा बिजनेस डिस्कस करते हैं। एक कैफ़े रन करना और फिर उसको उस लेवल पे सक्सेसफुल बनाना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या मंत्र है जो फॉलो करते हैं आप? देखिए यार, कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं शिवांगी। मुझे लगता है कि अगर कोई ये सोचता है कि उसके पास 25 लाख रुपए हैं, 1200 स्क्वायर फीट की जगह है, कहीं से कोई शेफ मिल गए हैं, कहीं से कोई मेन्यू क्यूरेट कर लूँगा, मैं कैफ़े खोल लूँगा, तो वो कोई सक्सेसफुल फॉर्मूला नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी फ्रेंचाइजी, किसी भी कैफ़े को सक्सेसफुल बनाते हैं। आप बहुत अच्छा खाना खिला लेंगे, हो सकता है तो भी आप बहुत सक्सेसफुल ना हो जाएं। आप बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर लेंगे तो भी ना हो पाए। सारे एलिमेंट आपके फेवर में हो तब भी आप कभी कभी काम नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि देयर इज दिस मैजिकल एलिमेंट ऑफ इंटेंट, कि आपका प्राइमरी इंटेंट क्या, आपने किस पर्पस से उस जगह को तैयार किया है, लोग आपसे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो आप ऑफर कर रहे हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जिसकी नुक्कड़ हमेशा बात करता है, कि हमने महज चाय या पिज्जा नहीं बेचा है, हमने लोगों को वजह दी कि क्यों वो नुक्कड़ को अपना दूसरा घर कह सकते हैं। हम लोगों के लिए वो थर्ड स्पेस है, आपकी काम की जगह और आपके घर के अलावा जो एक तीसरी जगह आपको हमेशा नीड रहती ना, हमने वो जगह फिल करने की कोशिश की है। इसी वजह से मुझे लगता है कि नुक्कड़ ने अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई हुई है रायपुर और भिलाई के दोनों शहरों में। और वो अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी कि आपके पास ऐसा क्या है जो शहर में अभी तक जिसका रिप्लेसमेंट नहीं आया है। उस यूनिक यूएसपी के ऊपर आपको लगातार काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज काम करा हो सकता है कल वो काम ना करे। लगातार इवॉल्व करना पड़ेगा आपको। और जो बेसिक स्टैंडर्ड है कि भाई अच्छा खाना, अच्छा एम्बियंस, बेसिक हाइजीन, सर्विस, एटिकेट्स, ये तो डिफॉल्ट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के बेसिक स्टैंडर्ड्स को तो आपको लिव ऑन करना ही करना है। लेकिन वो यूएसपी क्या होगी जो आपको अलग बनाएगी, वो यूएसपी आप कैसे मेंटेन करेंगे और क्यों लोगों को लगेगा कि इसका कोई पैरेलल नहीं बन पाया है, उस पर आपको लगातार काम करेंगे। तो तब आप, मुझे लगता है कि इतने कटथ्रोट कंपटीशन में भी सस्टेन कर सकते हैं। आपको ऐसा लगा है कि आपके नुक्कड़ वाले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के बाद किसी ने ऐसे कॉन्सेप्ट को कॉपी करने की कोशिश की है? लगा क्या? मुझे तो पता है और मुझे तो खुशी है, मतलब आया, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना अभी तक। नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट कॉपी हुए हैं और मुझे लगता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट को तो कॉपी होना ही चाहिए। मैं चाहूंगा कि हर दूसरा लड़का दूसरे मोहल्ले में नुक्कड़ जैसा एक कॉन्सेप्ट खोल ले, क्योंकि पर्पस ही वो है ना, लाइक द प्राइमरी इंटेंट इज टू गिव यू इंस्पिरेशन सो दैट यू कैन वर्क विद कम्युनिटी जिनके साथ मैं काम करता हूँ। और मैंने, मतलब डायरेक्ट अगर लोगों ने मुझसे कैफे के लिए नहीं तो लेकिन इस तरीके के बच्चों को कैसे एंगेज कर सकते हैं उस पर्पस के लोगों ने हमें अप्रोच किया। हमने लोगों को अप्रोच किया कि कैसे अपनी इंडस्ट्री में आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिवन इंटेंट हमारा वो है कि आप पीडब्ल्यूडीज को मेन स्ट्रीम करने के जितने मौके दे सकते हैं उतने मौके दीजिए। तो कॉपी हो जाने से तो हमें खुशी होती है, हम सरप्राइज है, उससे कभी सेटबैक नहीं लेता है। मेरा प्राइमरी कंसर्न बस वहां हो जाता है कि आप कॉपी किस इंटेंट से कर रहे हैं। क्या आप कॉपी इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि आपको लगता है सक्सेस का इजी फॉर्मूला है, यार नुक्कड़ जैसा कर लेते हैं, उस जैसा मेन्यू रख लेंगे, उस जैसे 3-4 बच्चे रख लेंगे, दुनिया तो डेफ बच्चों को देखने आई जाती है। ये इंटेंट से अगर आप करेंगे तब मैं दुखी महसूस करता हूँ। मुझे लगता है आपका इंटेंट अगर इन बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग विद अ न्यूअर पर्पस है तो मुझे भी खुशी होगी, आप उसके लिए मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, मैं भी आपकी मदद कर दूंगा ग्रो करने के लिए और थ्राइव करने के लिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट ही डेफ है, इनको दिखा के मैं अपना बिजनेस कर लूंगा, तो वो लॉजिकली भी फिटिंग नहीं है और वो सस्टेन भी नहीं करेगा। वैसे कई एग्जाम्पल हम लोग अपने आसपास देख भी चुके हैं। ओके, लोगों को नुक्कड़ की वाइब बहुत अच्छी लगती है। यस, देयर इज समथिंग डिफरेंट वाइब। आपके हिसाब से ऐसी वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपके कैफ़े को स्पेशल बनाती हैं? एक तो कम्युनिटी ऑफ द पीपल हु हैव मेड नुक्कड़ व्हाट इट इज़ टुडे, वो सारे लोग जिन्होंने नुक्कड़ को अपना घर बनाया और जिनकी वजह से नुक्कड़ एक कम्युनिटी के तौर पे थ्राइव किया। और दूसरा मुझे लगता है कोई देयर इज नो एजेंडा, देयर इज नथिंग, कोई इंटेंट वैसा नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि नुक्कड़ आने के पहले आपको कुछ भी सेकंड थॉट देना पड़ता है। इट्स सच अ बैरियर फ्री स्पेस। आपको कैजुअली कभी भी वॉक इन करने का मन होगा उतने कैजुअली आप आके वॉक इन कर सकते हैं। मतलब मैं जब खुद को भी एक कस्टमर की जगह पे रख के देखता हूँ तो मेरे को अपने आप को कभी कभी तैयार करना पड़ता है किसी जगह जाने के लिए मेंटली। मुझे लगता है कि नुक्कड़ ने वो बैरियर्स तोड़ दिए हैं कि आपको नुक्कड़ जैसी जगह को विजिट करने के पहले एक सेकंड थॉट देना नहीं पड़ता। आप कैजुअली अपना घर समझ के ऐसे वॉक इन करते हैं ना अपने लॉन में, अपने ड्राइंग रूम में, वैसा आप एक्सेस कर पाते हैं। तो कम्युनिटी जिसने नुक्कड़ को नुक्कड़ बनाया और वो एक एक्सेस दे पाना लोगों को कि वो इसको अपनी जगह समझ पाएं, इन 2 वजहों से नुक्कड़ पिछले 11 सालों से अपनी पोजीशन स्टैब्लिश कर पाया है। ओके, और
आने वाले समय में हमें और नुक्कड़ कहाँ देखने के लिए मिल सकता है? बहुत सारी जगहों में, क्योंकि आने वाला मुझे लगता है 25 से लेकर 30 का जो 5 सालों का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, तो वी आर टारगेटिंग टियर 2 सिटीज़ जो भी हैं, जैसे भुवनेश्वर, भोपाल, इन सारे शहरों में हमारा ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। तो ये तो बिजनेस के वर्टिकल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। दूसरा, हम नई कमिटीज़ के साथ भी काम करने वाले हैं, जैसे मैं भी आपसे जिक्र भी कर रहा था कि वी आर प्रपोजिंग अ कॉन्सेप्ट वेयर वील बी प्रोबेबली वर्किंग विद सरेंडर नक्सलाइट्स, जो है हमारी कमिटी, जो अपने प्रदेश की एक समस्या रही है। और भी जैसे सीनियर सिटीजन्स हम लोग जो जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था कि जो एल्डरली ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, जिनके लिए कोई जरिया नहीं होता, जो सिर्फ अपना वक्त काट रहे हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली, जो कंट्रीब्यूट करना था कर लिया, उन्हें मेन स्ट्रीम करने की कोशिश है। HIV पॉजिटिव लोगों को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश है। और मुझे लगता है कोई भी ऐसा तबका जिसको हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में स्पेस नहीं मिल पाई, हाशिए के लोग जिनको हम कहते हैं ना, जो मार्जिनलाइज हो गए हैं, और उनको मैं मेन स्ट्रीम करके इसको बड़ा वो कोट भी नहीं देना चाहता कि मेन स्ट्रीमिंग की बात करूं। मुझे लगता है कि उनको बस मैं सामने लाना चाहता हूं कि भाई ये भी हमारी सोसाइटी के लोग हैं, इन तक भी आपकी नज़र होनी चाहिए, और ये भी भरपूर काबिलियत रखते हैं, आपको बस अपने दरवाजे इनके लिए खोलने हैं। तो ऐसी कई सारी कमिटीज़ हैं जहाँ नुक्कड़ काम करने का प्लान कर रहा है, कई सारे वर्टिकल है जहाँ नुक्कड़ ग्रो करने का प्लान कर रहा है, बहुत सारे इंस्पायरिंग इनिशिएटिव नुक्कड़ ऑलरेडी ले रहा है, जो बिसाइड कैफ़े हैं, मतलब कैफ़े चलाने के अलावा भी। तो ऐसे कई सारे वर्टिकल ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। आपका नुक्कड़ भिलाई का है और आप भिलाई के बॉर्न एंड बॉटअप हैं? No. I guess. No. ना, बाहर से। मैं हूँ MP से। हाँ, तो नॉट फ्रॉम, इंजीनियरिंग हुई है मेरी। बेसिकली नॉट फ्रॉम रायपुर, राइट? तो रायपुर का क्या योगदान रहा है आपकी तो लाइफ? सारा योगदान रहा है, मतलब मैं तो आई एम ऑलवेज इन डेट, और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ डे वन से। मुझे लगता है कि मैं शहर के लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहा हूँ। नहीं तो आप सोचो ना यार, नुक्कड़ के पास सारे रीज़न थे फेल हो जाने के। जब नुक्कड़ समता कॉलोनी खुला था, हम आपसे आपके जूते उतरवाते थे। कैफ़े में आप जूते उतार के अंदर जाएंगे, ज़मीन पे बैठेंगे, ऑर्डर लेने के लिए आप किसी को बुलाएंगे तो सुनता बोलता नहीं, तो आपको पेपर पेन दे देगा, वो लिखना है, कन्फ्यूज़न होता रहता है, ऑर्डर डिले होते रहते हैं, सर्विस में कंसिस्टेंसी नहीं आती कभी कभी। तो वो सारे चैलेंज जो किसी रेस्टोरेंट कैफ़े को फेल कर सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, पिछले 11 सालों से अगर हम सस्टेन करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है शहर ने स्वीकार तो किया है इस आइडिया को। और शहर के लोगों ने इसलिए नहीं कर लिया कि चलो एक कर रहा है मदद करके स्वीकार कर लेते हैं, उनको वो कनेक्शन दिखा, उनको वाइब दिखी, उनको कमिटमेंट, उनको कम्युनिटी दिखी है। तो मैं तो हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि कैसे इतने एक्सपेरिमेंटल आइडिया को इस शहर ने सिर्फ अपनाया नहीं, बढ़ने में मदद किया। अगर जगमन 4 कैफे हम इस शहर में अगर चला रहे हैं, तो वो मोटिवेशन जो हमको मिल पाया ना, तो शहर ने अपनाया, उसकी वजह से मिल पाया। और दोनों ही शहरों में मुझे लगता है भिलाई ने भी हमको इतना ही प्यार दिया हुआ, उसी तरीके से अपनाया हुआ है। तो एक नए अनोखे आइडिया को एक शहर कैसे इम्बाइब कर सकता है, इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल है रायपुर, कि एक एक्सपेरिमेंटल आइडिया को कैसे थ्राइव किया जाता है, सस्टेन किया जाता है और जगह दी जाती है। तो मैं तो शुक्रगुजार रहा हूँ हमेशा से रायपुर शहर का। और आपको स्पेसिफिकली क्या लगता है कि अब जो क्राउड है, क्योंकि पिछले 10-11 साल से आप नुक्कड़ में हैं, और 10-11 साल छोटा समय नहीं होता, तो इस ड्यूरेशन में आपने कई जनरेशन के लोगों को आते और जाते देखा होगा, तो आपको क्या चेंजेस लगते हैं तब के लोगों में और अब के लोगों में? अब जो बच्चे हैं, अब जो स्टूडेंट्स आते हैं, या अब जो यंगस्टर्स आते हैं, जेन ज़ी किड्स आते हैं, तो क्या लगता है आपको उनके बीच का? आपका उठना बैठना हमेशा होता रहता है, मैंने आपको हमेशा ही देखा है हर जगह। एक मुझे लगता है ना बहुत कॉमन और बहुत पॉजिटिव डिफरेंस जो मैं नोटिस कर पाता हूँ, वो ये है कि ये कम्युनिटी, ये जो पूरी जेन ज़ी आज की जनरेशन है, ये डिफरेंशिएट नहीं करती चीज़ों के बीच में। उसके लिए ये सब चीज़ें बैरियर नहीं है, क्लास, कास्ट और ये सब चीज़ें ना उसके कंसिडरेशन में नहीं आती हैं। LGBTQ जिस कम्युनिटी की हम बात करते हैं, उसको लेके जितना एक्सेप्टेंस, जितने न्यूट्रल ये पूरी जेन ज़ी कम्युनिटी, उतना हमारी पूरी जनरेशन इसके पहले नहीं हो पाई। मेरे अंदर अपने प्रेजुडिसेस थे, मैं खुद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके एक पूरे मिथ के साथ में चलता था, डेफ कम्युनिटी को लेके मेरे जहन में अलग अलग तरीके के सवाल आते थे। लेकिन आज की जनरेशन जी जो है वो पूरी ओके है। उसके लिए आपकी सिर्फ काबिलियत, आपका इंटेंट और आपका नेचर मैटर करता है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप किस कम्युनिटी, किस पर्टिकुलर सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे स्ट्राइकिंग डिफरेंस तो ये है कि ये लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास कास्ट के साथ में। दूसरा मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंटल है बहुत ज़्यादा, नए प्रयोगों को लेके बहुत स्वीकार लोग हैं, ये लोग बहुत तरीके से चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके स्वीकार करते हैं। और तीसरा, अटेम्प्ट करने के लिए भी रेडी है, विलिंगली। मतलब नुक्कड़ ने अपनी पूरी कम्युनिटी इस तरीके से डेवलप की, उसमें बहुत ज़्यादा हद तक हाँ जेन ज़ी के लोगों का है, जिस तरीके से वो शामिल होते हैं और इसको पूरा सस्टेन करने में मदद करते हैं। तो ये तो पॉजिटिव डिफरेंस मैं देख पा रहा हूँ कि एक पूरी की पूरी जनरेशन जिस तरीके के हर आइडिया को उससे पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि इसको प्रमोट करने में भी आगे आती है। मुझे ऐसा लगता है जो अभी की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहती किसी चीज़ में। नहीं यार, मतलब मैं तो, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिव हैं ये लोग, मतलब ऐसी चीज़ों में नहीं दिमाग लगाना चाहते जहाँ जाके हम पुराने ज़माने के लोग फंसने की एक सिचुएशन आ जाती थी ना, कैसा करना है नहीं करना है, वो समाज के 4 लोगों वाली जो एक कहावत थी,
तो इनको बाय डिफॉल्ट शायद बाय बर्थ वो 4 लोग दिखाई नहीं दिए और ना देखते और उसके लिए मुझे लगता है उसके लिए हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोग, भाई ये जो जनरेशन आ रही है उसके हम जैसे लोगों के पेरेंट्स के थ्रू आई है, तो हम लोगों ने वो जगह बना के दी ना इन लोगों को, क्योंकि हमने वो स्पेस डेवलप की कि इनको लगे कि हाँ ठीक है बैरियर्स हमारी जिंदगी से खत्म हो चुके हैं, तब ये इतने इवॉल्व हो पाए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है लर्निंग को लेके, और मुझे लगता है सोसाइटी के लिए कितना सकारात्मक बदलाव है जिसको होना ही चाहिए था। थोड़ा सा धीरे से आया लेकिन आज जरूर गया है। ठीक है, अब एक रैपिड फायर राउंड है अपना आपके साथ में। आप मुझे नुक्कड़ की आपकी कौन सी टी फ्लेवर है जो आपकी फेवरेट है? I तो always like मसाला चाय of Nukkad, always। ओके, कोई भी एक ऐसी बुक जिसका कोई एक कोट जो आपको बहुत ज़्यादा हमेशा याद रहता हो, या फिर कोई भी कोट? यार मैं ना बहुत पहले जब फेसबुक शुरू हुआ था तो फेसबुक में एक कोट लिखने की स्पेस आती थी उसमें बायो के नीचे, तो मैंने बहुत पहले आज से जब मैं कॉलेज डेज में था तब एक कोट पढ़ा होता कि एनी डे अबाउट द ग्राउंड इज अ गुड डे। वो हर दिन जो आप जमीन के ऊपर जिंदा हो जो जी रहे हो ना, एक आपका अच्छा दिन है। उसको मैं हमेशा बिलीव भी रखता हूँ कि आप अपनी ब्लेसिंग को काउंट करते हुए हर दिन को जिस तरीके से आपका दिन है एंजॉय करते चलेंगे, तो उसमें मेरा बिलीव भी है। ओके, कोई एक ऐसे सेलिब्रिटी जिनको आप नुक्कड़ बुलाकर चाय पिलाना चाहेंगे? जयदीप अहलावत प्रोबेबली। आए नहीं है कभी वो? जयदीप अहलावत तो नहीं आए, आना चाहिए। रायपुर आए हैं कभी? रायपुर का मुझे आइडिया नहीं है आए हैं कि नहीं आए, बट आएंगे तो आई विल बी मेकिंग श्योर दैट विजिट्स नुक्कड़। ओके, और अगर नुक्कड़ एक पर्सन होता तो किस टाइप की पर्सनालिटी होती? फन लविंग, एक्सेप्टिव, नॉन जजमेंटल, सेंसिटिव, कंपैशनेट, काइंड। आपसे मैंने काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए हैं, और क्योंकि हमारा रायपुर आपके बारे में वैसे ही बहुत कुछ जानता है तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ मैं बहुत अलग हट के आपसे सवाल पूछ पाऊँगी, बट मेरी कोशिश रही होगी शायद मैं आपसे कुछ अलग पूछ पाई होंगी। बट इसके बाद भी हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे, और अब करेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो मैं आपसे लास्टली यही चाहूँगी कि आप अभी हमारी जो ऑडियंस है या जो अभी के लोग हैं, अभी की जनरेशन है या पुरानी जनरेशन है, या जो आपके नुक्कड़ में आने जाने वाले लोग हैं जो, या फिर जिन्होंने सिर्फ सुना है आपके नुक्कड़ के बारे में, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो बड़ा सिंपल सा, मुझे लगता है कि नुक्कड़ अपने आप में एक ऐसी स्टोरी है जहाँ आप जब भी विजिट करते हैं तो वो सारे वो दरवाजे खुल जाते हैं जिनके पीछे कई सारी कहानियाँ होती हैं। और मुझे लगता है कि जो पर्पस जिस इंटेंट से नुक्कड़ ने शुरू किया है कि भाई इक्वलिटी एक और इंक्लूजन सिर्फ एक आइडिया नहीं होना चाहिए, एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो सिर्फ नुक्कड़ तक ही सीमित ना रह जाए। आप जब नुक्कड़ के कैंपस से बाहर निकल के अपने घर तक जाते हैं तो अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, अपनी कंपनीज में भी आप इस आइडिया को प्रैक्टिस करना शुरू करें, क्योंकि अकेला नुक्कड़ इंक्लूजन प्रैक्टिस करता हुआ अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि रायपुर का हर दूसरा शहर, रायपुर का हर दूसरा घर और हर दूसरी कम्युनिटी इस चीज़ को प्रैक्टिस करे। तो इंक्लूजन, मुझे लगता है आइडिया ऑफ इंक्लूजन पे थोड़ा और काम हो जाना चाहिए। और किसी भी किस्म का बैरियर अगर आपको लगता है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कम टू अस। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं इस आइडिया में आपकी मदद करने के लिए कि कैसे आप इसको इन प्रैक्टिस ला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज आपने सेकेंड टाइम हमको टाइम दिया, और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनालिटी हैं। मतलब मेरे बारे में लोग ये बोलते हैं, मैं बट आपके लिए बोल रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव है, और आपसे बात करके मिलके से हमेशा यही लगता है कि यू आर लाइक मेंबर ऑफ अ फैमिली। लाइक ऐसा नहीं लगता है कि आउट ऑफ द हाउस में किसी से बात कर रही हूँ वाला। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर द सेकेंड टाइम। थैंक यू सो मच। आई विल बी कीप ऑन मीटिंग, कीप ऑन टॉकिंग। थैंक यू। थैंक यू।